बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो जो वाक़या पेश आया उस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दोबारा नोटिस लिया है। मैंने भी पिछले वीलॉग में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे और ये वाक़या ऐसा ही है। इसके ऊपर आपका दिल दुखता है जब लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जब हुजूम के हाथों कत्ल होते हैं तो फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। इमरान खान साहब ने कहा था जब तक जिंदा हूँ ऐसा वाक़या नहीं होने दूंगा, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हुजूम के हाथों तशद्दुद से कत्ल के वाक़यात को नहायत सख्ती से कुचलेंगे। इमरान खान साहब ने कहा किसी फ़र्द को गिरोह की जानिब से कानून हाथ में लेने की कोशिश कतन गवारा नहीं की जाएगी। चुनाचा इस तरह के जो तशद्दुद के वाक़यात हैं उनको नहायत सख्ती से कुचलेंगे। मैंने IG पंजाब से मियाँ चुन्नू वाक़े के ज़िम्मेदारों और फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम रहने वाले पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तफसीलात तलब की हैं। ये तो इमरान खान साहब ने कहा। अब इसकी तफसीलात कुछ मेरे पास आई हैं। वो तफसीलात क्या हैं मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब को भी एक रिपोर्ट पेश की गई है इस वाक़े की। उन्होंने इसकी रिपोर्ट मांगी थी, वही रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ भी शेयर की गई है और एक रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। उस रिपोर्ट का अक्स आप ये मेरे पीछे देख लें। एग्जैक्टली इसी तरह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ये शुरू होती है और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि मियाँ चुन्नू वाक़े के बाद गुज़िश्ता 10 घंटों में, ये 10 घंटों के अंदर रिपोर्ट बनाई गई थी, 120 से ज़ायद छापे मारकर 62 मुश्तबा अफराद को ज़ेर हिरासत लिया गया, जिसमें से 17 मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं जो इस कत्ल के अंदर शामिल थे। मोबाइल डाटा और फुटेजेस की मदद से मज़ीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वाक़े में 33 नामज़द और 300 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुकदमे में संगीन जराइम और दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाक़या हुआ क्या था। ये बड़ा खौफनाक वाक़या है। इसकी तफसीलात जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट की हैं। मेरी रज़ा जाफ़री भाई से बात हुई है जो वहाँ पे समा न्यूज़ के नुमाइंदा हैं। उनके पास भी खासी इन्फॉर्मेशन थी सारे वाक़े के हवाले से। वहाँ खौफ व हरास है। नॉर्मली लोग बात करते हुए घबरा रहे हैं, लोग बात कर नहीं रहे। BBC के लिए इसको रिपोर्ट किया है जो कुलज़म बशीर साहब, कुलज़म बशीर अहमद, उन्होंने इसको BBC के लिए रिपोर्ट किया। तो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरी खुद 2 मुख्तलिफ लोगों से बात हुई जिनमें रज़ा जाफ़री साहब ने मुझे बड़ी तफसील के साथ बताया कि वाक़या हुआ क्या। ये जो इमाम मस्जिद है उस मस्जिद के जहाँ पे ये वाक़या पेश आया, जिसके करीब बकौल उस इमाम मस्जिद के वो मौजूद थे पुलिस स्टेशन में अपने किसी मामले में, किसी और इशू के सिलसिले में वो पुलिस स्टेशन में इमाम मस्जिद मौजूद थे। पुलिस स्टेशन का और मस्जिद का फासला जो है वो लगभग 10-15 मिनट का फासला है। इमाम मस्जिद के टेलीफोन पे कॉल आती है उनके बेटे की। उनका बेटा ये क्लेम करता है कि यहाँ पे एक आदमी पकड़ा गया है जो कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह आग लगा रहा था और इस आदमी को हमने काबू कर लिया है, तो आप आ जाएं। इमाम मस्जिद ने SHO को साथ लिया और पुलिस की एक नफरी भी साथ ली और ये लोग फौरी तौर पे थाने से निकले मस्जिद जाने के लिए। अब वहाँ पे 2 स्टोरीज हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने धुआं देखा और देखा कि एक शख्स वहाँ पे मौजूद है और वो मस्जिद के अंदर कुरान पाक वाले एरिया को आग लगाने की कोशिश कर रहा है। कुछ कह रहे हैं वो कुरान पाक के औराक को नाउज़ुबिल्लाह आग लगा रहा था। तो उसके बाद उसको वहाँ पे इंतज़ामिया के लोगों ने और 2-4 लोग जो वहाँ मौजूद थे, क्योंकि मगरिब से कुछ देर पहले का ये वक्त था, मगरिब से कुछ देर पहले का वक्त था, तो उस वक्त आपको पता है कि लोग मस्जिद की तरफ आ भी रहे होते हैं। तो वहाँ जो लोग मौजूद थे जिन्होंने देखा उन्होंने इसको पकड़ लिया। बेटे ने फ़ोन किया, जो इमाम मस्जिद के बेटे हैं वहाँ हुजरे के अंदर से, उन्होंने फ़ोन किया अपने वालिद को कि ये वाक़या हो गया, जल्दी आ जाएं। उनके वालिद पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी मौजूद थे। उन्होंने पुलिस को साथ लिया और वो मौके पर पहुंच गए। जो बंदा पकड़ा गया, इस बंदे का नाम है मुश्ताक अहमद वल्द बशीर अहमद और ये वहाँ करीब ही एक गाँव है 12 चक, ये वहाँ का रिहायशी था। इसकी मैयत को इसके सौतेले भाई जो है उन्होंने वसूल कर लिया है। ये जो शख्स मारा गया है इसको उन्होंने पकड़ लिया और इमाम मस्जिद ने जाके SHO के साथ इसको हुजरे वाले कमरे के अंदर बंद कर दिया। अचानक वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। पहले जो लोग इकट्ठे हुए वो लगभग 50 से 70 के दरमियान बताए जाते हैं। उन लोगों ने पुलिस से इस शख्स को मांगना शुरू कर दिया कि हमारे हवाले किया जाए, हम इसको सजा देंगे। पुलिस ने मना किया, लेकिन लोग गुस्से में थे, पुलिस पीछे हट गई, पुलिस ने मज़ामत नहीं की। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। मुझे मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि मौका के ऊपर पुलिस ने वो मज़ामत नहीं की जो उनसे तवक्को की जा सकती थी। उनके पास हथियार थे, सब कुछ था, वो लोगों को वार्न कर सकते थे, लेकिन पुलिस डर गई। पुलिस खौफजदा हो गई उस मॉब को, उसके गुस्से को देखकर।
लोगों ने ज़बरदस्ती उस आदमी को बाहर निकाला और डंडों से और पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठे होते गए, टॉर्चर बढ़ता गया। जो शख्स भी आता वो आकर ये सवाल करता कि इसने क्या किया, तो वो कहते इसने कुरान पाक की और आग जलाएं, और वो भी पत्थर उठा के मारता। इस तरह जनूनियों का एक बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया और उन सब ने मिलकर पत्थर और डंडे मार मार कर इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद इसकी लाश को एक ट्रक के साथ लटका दिया। इस शख्स के बारे में कुछ इतलात ये मिली हैं, मकामी लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता एक दिन से जिस इलाके में ये कत्ल हुआ है, इस इलाके के अंदर ये बंदा मांगता हुआ पाया जा रहा था। ये भीख मांग रहा था। ये शख्स जो इसके इलाके के लोग हैं, जहां से ये आया, जिस गांव से, वहां के लोगों से पूछा तो वो ये कहते हैं कि ये इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था, जिसकी वजह से इसकी बीवी और बच्चे भी इसको छोड़ गए थे आज से कई साल पहले। और ये अपने घर कई कई रोज़ वापस भी नहीं आता था। ये घर से निकल जाता था, कई कई दिन बाहर ही रहता था, जिधर मुंह होता था वहां चल पड़ता था और मांग मांग के अपना गुजारा करता था। किसी से खाना खा लिया, किसी से पैसे पकड़ लिए। अब ये एक ज़हनी मरीज़ था और ज़हनी मरीज़ के लिए जो है वो बहुत बड़ी छूट है हमारी शरीयत के अंदर भी। यानी जो ज़हनी मरीज़ है या पागल है, उसको नमाज, रोज़ा, इन चीज़ों से भी अल्लाह ताला ने उसके लिए गुंजाइश पैदा की है। जिसके पास नॉलेज ना हो या जो ज़हनी मरीज़ हो, उसके लिए कितनी गुंजाइशें हैं, उलमा इकराम इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो ये तो अब प्रूवन है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये ज़हनी मरीज़ था, नॉर्मल आदमी नहीं था। लेकिन जो मार रहे थे वो तो सारे नॉर्मल थे। भाई अगर आपने पकड़ लिया है और उसने एक ऐसी हरकत की है जिससे आप सबका दिल दुखा है, पुलिस के हवाले कीजिए। पाकिस्तान में कानून है, कानून के मुताबिक उसको सजा हो जाएगी। आप कौन होते हैं कानून को अपने हाथ में लेने वाले? अब ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बंदे जो हैं ये सारे के सारे पकड़े गए हैं, ढेर लगा हुआ है, ये सारे बंदे गिरफ्तार हो गए हैं और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि इंसाफ करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि दो ही तरीके हैं मॉब साइकी को रोकने के लिए। इस किस्म की लिंचिंग को रोकने के दो तरीके हैं, एक तरीका शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तरीका क्या है कि जो शख्स भी इस तरीके से कत्लेआम के अंदर शामिल हो जाए उसको निशाने इबरत बनाएं और फौरन इंसाफ करें। इनमें जितने लोगों ने दरिंदगी की है उन सबको सजा दें। और दूसरा तरीका क्या है कि लोगों को एजुकेट करें, लेकिन एजुकेट करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। तो सख्त सजा दें, कानून का खौफ पैदा करें और लोगों को कानून के ऊपर एतबार भी दें ना। यानी लोगों को यह भी ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर कोई जेनवन वकूआ हुआ है, हमने बंदा पकड़ के पुलिस को दिया है, तो कानून के मुताबिक उसको सजा भी देगा। यह भी होना चाहिए। लेकिन एक पागल आदमी के साथ या ज़हनी मरीज के साथ या खब्तुल हवास आदमी के साथ जिसकी कैफियत दुरुस्त नहीं थी, बकौल वहां के सहाफ़ियों के, क्योंकि मैं खुद तो वहां नहीं गया, मैं इस आदमी को भी नहीं जानता, बकौल उसके रिश्तेदारों के, बकौल उसकी पुरानी ज़िंदगी के जो एविडेंसेस आ रहे हैं उसके मुताबिक ये आदमी ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त नहीं था। और फिर उसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ, जो टार्चर हुआ, जिस तरीके से उसका कत्लेआम किया गया वो बड़ा ब्रूटल। और जितने लोग उसको मार रहे हैं वो गालियां कौन सी दे रहे हैं? ये कौन से आशिक रसूल हैं? इतनी इतनी गंदी गालियां, ऐसे अल्फाज आप फुटेज अपने घर वालों के सामने सुन नहीं सकते। इतनी इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं, गंदी गलीज गालियां, माँ बहन की, पता नहीं किस किस तरह के वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई इश्क के नाम के ऊपर तुम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हो, तुफ है और हद है वैसे, और अफसोसनाक है। इसके ऊपर रियासत को पूरी ताकत के साथ आकर फैसला करना चाहिए। अब आ जाए कुछ पॉलिटिकल खबरें उनकी तरफ। एक तो जो मीडिया है उनका, इंडिया का, उन्होंने भी यही खबर जो फ्राइडे टाइम में छापी है नजम सेठी ने, उसको उठाया और ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी खातून अव्वल के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा वो उन्होंने भी चला दिया। शदीद इख्तलाफात हैं, बुशरा बीबी लाहौर आ गई हैं और इमरान खान से अलहदगी की खबर किसी भी वक्त ऑफिशियली आ सकती है। अब इंडियन मीडिया भी इसी खबर को उठा के प्रोपेगेट कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। MSN पे और दीगर जगहों के ऊपर ये खबरें छपी हैं इंडिया में। अब खातून अव्वल के हवाले से जिन दोस्त के पास ये क्लेम किया जा रहा है कि लाहौर में वो अपनी एक दोस्त के बाद ठहरी हुई हैं, उनका नाम है फराह खान। ये खातून अव्वल की पुरानी दोस्त हैं, उनकी इमरान खान साहब से शादी से भी पुरानी दोस्त हैं और बहुत करीबी दोस्तों में से एक हैं। फराह खान के हवाले से कोई पॉलिटिकल न्यूज़ भी आती रही है माजी में कि इनके शौहर का बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी पंजाब में रहा है फराह खान का। लेकिन फराह खान ने यह कहा है कि खातून अव्वल बनी गाला इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं और उन्होंने तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी है।
और झूठ पर मबनी व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए वजीर आजम और खातून अव्वल के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खातून अव्वल मेरे घर कतन के आम पजीर नहीं है और बनी गला इस्लामाबाद में मौजूद हैं। सियासत में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों पर झूठ बोले जाए। ये फराह खान का ट्वीट है। यहाँ से जो तरदीद है अब आप अंदाज़ा कर लेंगे कि किस लेवल तक पहुँच गई है। बहरहाल इंडिया तो वही करेगा जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, वज़ीर आज़म को नुकसान होगा, लेकिन ये मौका भी हमारे अपने लोगों ने दिया है। शहबाज शरीफ साहब मिले हैं जी चौधरी बरादरान को और वहाँ से दो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। जो एलामिया टाइप का जारी किया गया है, जो खुद मीडिया को बताया गया, उसमें यह है कि 3 अदवार हुए मीटिंग के। पहले वो अकेले अकेले मिलते रहे और चौधरी शुजात साहब, परवेज़ इलाही साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये लोग मिलते रहे और बाद में फिर इन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के जो कुछ लोग हैं उनको, यानी साद रफ़ीक को, अयाज सादिक को, राना तनवीर को, इनको भी साथ शामिल कर लिया और इस तरह फिर ये एक ग्रैंड मीटिंग भी हुई है। 1 घंटा 20 मिनट ये लोग मौजूद रहे और मुस्लिम लीग काफ को ये कहा गया कि इस हुकूमत से अपने आप को अलग करें, ये वो इस किस्म की चीज़ें दी गई कि आप तहरीक अदम एतमाद में साथ दें, हुकूमत का साथ देना बंद करें। तो इस पर चौधरी बरादरान ने यह कहा जी हम सोचेंगे और फैसला करेंगे, आपको बाद में बताएंगे। लेकिन जो असल खबर है जो मुख्तलिफ सोर्सेज से बाहर आ रही है, वो ये कहते हैं कि जब मुश्तरका मीटिंग हुई तो उस मीटिंग के अंदर कुछ पॉलिटिकल लोगों ने शहबाज शरीफ साहब के साथ जो गए थे वफ्द में, उन्होंने ये क्लेम किया और ये कहा कि हुकूमत गिर सकती है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब का चौधरी परवेज़ इलाही साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक है क्योंकि वो जितना बिजनेस करते रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, यहाँ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब थे और परवेज़ इलाही साहब ने उनको सपोर्ट किया था कुछ चीज़ों में ख्वाजा साद रफीक साहब को। मेरे पास उसका गवाह आज भी मौजूद है और मुझे इस वाक़े का भी पता है कि किस चीज़ की वो सपोर्ट लेने गए थे और क्या सपोर्ट ख्वाजा साद रफीक साहब को चौधरी बरादरान ने दी थी। तो ख्वाजा साहब वैसे ही बहुत करीब हैं चौधरी बरादरान के। तो वहाँ पे पहले वाली मीटिंग के अंदर चौधरी बरादरान ने साफ बताया है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो सकती और इस तरह की कोई डिमांड की भी नहीं गई पहले वाली मीटिंग के अंदर। उन्होंने खुद ही बता दिया, उन्होंने कहा जी ये अब हमारे पास क्या ऑप्शन, हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और वो खुद गवर्नमेंट है इस वक्त। उन्होंने पीटीआई के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा हुआ है, उनको पीटीआई के वोटरों ने वोट डाले हुए हैं, उनका इलेक्टोरल इत्तेहाद था, तो मुमकिन नहीं है कि वो छोड़ के भाग जाएं। लेकिन पीएमएलएन ने जब मुश्तरका मीटिंग के अंदर जब ज़्यादा लोग बैठे तब ये बात की है मुबैना तौर पे, लेकिन काफ लीग ने किसी किस्म की कोई भी हामी भरने से फिलहाल इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि हम इसके ऊपर गौर करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे एक बहुत बड़ी मायूसी है। फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट जो है वो इसके ऊपर, मायूसी के ऊपर एक और मायूसी है। उन्होंने ये कहा कि जब तक नंबर पूरे नहीं हो जाते तब तक अपोजिशन सब्र करे। सारे एक दूसरे से मिल रहे हैं, नंबर पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो अपोजिशन के अपने नंबर पूरे पक्के नहीं हो रहे तो हुकूमत के बंदे कहां से तोड़ने हैं। और तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के पास वोटों की कमी है, पीडीएम सरबराह ने सब्र की तलकीन कर दी है। जब तक वोट पूरे नहीं होते जल्दबाजी नहीं करेंगे। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक जरगा तश्कील दे रहे हैं जो पीडीएम की जमातों पर मुश्तमिल होगा। हुकूमत की हलीफ जमातों से कहा जाएगा कि बस बहुत हो गया, कौम पर रहम करें, हम जल्द ही वोट पूरे कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम सब्र करेंगे। फजलुर रहमान साहब है। एक और खबर दूं आपको अंदर की, फजलुर रहमान साहब नाराज हो गए थे पीडीएम में शहबाज शरीफ से और मरियम नवाज से, और उन्होंने यहां तक धमकी दी कि मैं पीडीएम की सरबराही छोड़ के जा रहा हूं। फिर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ उनको मनाते रहे। उन्होंने धमकी दी कि तुम लोगों ने मेरे से पूछे बगैर, मुशावरत किए बगैर जरदारी साहब को और बिलावल को घर बुला के दावत दी और उनको हमने शोकाज जारी किया हुआ है। आप फैसले अगर आपने खुद ही करने हैं तो फिर मैं पीडीएम का सरबराह क्यों हूं। यह फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ था। बड़ी गर्मा गर्मी हुई, उन्होंने धमकी दी कि मैं छोड़ दूंगा इसकी सरबराही। तो मरियम नवाज ने और शहबाज शरीफ साहब ने उनको मनाया, वो नहीं माने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी इनकार कर दिया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। फिर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोबारा मनाते रहे और शहबाज शरीफ ने माजरत की, माफ़ी मांगी, तो फिर मौलाना साहब मांग। शहबाज शरीफ साहब, उनका जो केस है मकसूद चपड़ासी वाला, वो उनको दर दर लिए फिरता है। कभी फजलुर रहमान से माफ़ी मांगते हैं, कभी आसिफ अली जरदारी से माफ़ी मांगते हैं, कभी वो माफ़ी मांगते हैं जाकर चौधरी बरादरान से, कभी एमकेएम से माफ़ी मांगते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को उनका केस जो है, उस केस ने उनको इस नहज पे पहुंचा दिया है कि परेशानी बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही।
और हर हाल में वो चाहते हैं कि इमरान खान हट जाए तो मेरे ऊपर से मायूसी के बादल हट जाएंगे। इस केस के अंदर मुझे रिलीफ मिलने का एक ही इम्कान है कि इमरान खान को हटाओ ताकि कोई एनआरओ मिले। उसके लिए वो हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब तक की जो इतलात है उनके मुताबिक बात नहीं बन रही। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अगले वीलॉग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, वो इंशाल्लाह आप लोग कल सुबह के वीलॉग में सुनेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।